सभी का स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे साइकोनाटिक थ्योरी, जो कि थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है, लेकिन उतनी कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन इसका उतना ही अधिक प्रभाव भी है। और इसका सबसे बड़ा कारण है सिगमंड फ्राइड। ये आप देख रहे हैं, सिगमंड फ्राइड का फोटो है ये, क्योंकि 1895 का दौर ऐसा नहीं था कि वीडियोस वगैरह अवेलेबल हो, तो फोटोज़ वगैरह ही हैं, तो उससे आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय उपागम मैंने कहा, उसका कारण था इसके कंसेप्ट। इसके जो कंसेप्ट थे वो दुनिया से अलग थे। ना इन्होंने आत्मा पे कहा, ना इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड देखा, और इन्होंने कहा कि हमारी अनकॉन्शियसनेस, अचेतन मन, वही डिसाइड करता है कि हम क्या बनेंगे, कैसे बिहेव करेंगे और क्या हमारे साथ होगा। सिगमंड फ्राइड का योगदान सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान था, क्योंकि साइकोनाटिक थ्योरी की शुरुआत यहाँ से ही होती है। साइकोनाटिक का मतलब ये होता है हमारे अचेतन मन से जो भी हमारी व्यवहार है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे द्वंद्व हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारी टेंशन है, सब कुछ जो है अचेतन मन ही देखता है, जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड इन इंग्लिश। सिगमंड फ्राइड बेसिकली एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, या आप कह सकते हैं एक डॉक्टर थे, जो लोगों का ट्रीटमेंट करते थे, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते थे। बट 1895 का दौर, जो यूरोप का दौर था, वो थोड़ा सा अलग था। वो आज का दौर नहीं था, वहाँ इतना खुलापन नहीं था, वहाँ इतनी डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ इतने लोग आपस में सामंजस्य जो आज हमें दिखता है वैसा नहीं था। वहाँ एक सोसाइटी थी, बहुत ट्रेडिशनल सोसाइटी थी। औरतों बच्चों को काफ़ी कंट्रोल में रखा जाता था, ख़ासतौर से औरतों को। तो उसके कारण, या आप ये समझें कि औरतों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, और मेंस को इंपॉर्टेंट मिलती थी, मेल फिगर्स को इंपॉर्टेंट मिलती थी। उसके कारण क्या था, जो सिगमंड फ्राइड के पास जो पेशेंट्स आते थे वो ज़्यादा महिलाएं पेशेंट्स थी, जिनको टेंशन रहती थी। इनफैक्ट एक पेशेंट है एना ओ, सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट है। सिगमंड फ्राइड ने खुद कहा है कि साइकोनाटिक की शुरुआत ही इस पेशेंट के कारण हुई, या इस जो थ्योरी थी मनोगतिक उपागम, जो मनोगतिक सिद्धांत था, इसका जो जन्म हुआ था वो एनाओ के कारण होता है। उसका केस मैं आपको डिस्कस करके थोड़ा बता देता हूँ। एनाओ एक पेशेंट थी, ये जूइश पेशेंट थी, फ्राइड के पास आई थी। इसको कई सारी परेशानियाँ थी, जैसे इसको लकवा था, चलने फिरने में परेशानी थी, बोलने में परेशानी थी, टेंशन बहुत रहती थी, और भी कई तरह की उसको मतलब परेशानियाँ थी। बट जब सिगमंड फ्राइड ने उसको जांचा तो देखा कि उसको कोई भी शारीरिक लक्षण नहीं थे, मतलब शारीरिक तौर पे वो बिल्कुल ठीक थी। उसको ऐसा नहीं था कहीं पर कोई बॉडी में कोई खराबी हो, कुछ भी हो, कोई परेशानी नहीं थी। बट उसको फिर भी ये पैरालिसिस तक के, या हेलुसिनेशन, कुछ दिखना, हेलुसिनेशन होता है कि कोई चीज़ आपको दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है, और डेल्यूजन होता है एक, उसमें सिर्फ आपको चीज़ें दिखाई देती, वो सुनाई देती है, दिखाई कुछ नहीं देता, आपके भ्रम होते हैं। तो उसका जो महिला थी एनाओ, वो इससे ग्रस्त थी। बट जब सिगमंड फ्राइड ने उसका ट्रीटमेंट किया, तो सिगमंड फ्राइड ने देखा कि उसका जो ट्रीटमेंट था वो दवाइयों से नहीं हो पा रहा था, बल्कि उससे बात करने के दौरान ही वो ठीक होती गई, और आखिर में वो बिल्कुल ठीक हो गई, और बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बनी, जो अगर आप देखेंगे ये यूट्यूब वगैरह पे एनाओ डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका जो ट्रीटमेंट था सिर्फ बात करने से ही हो गया। उसके जितने भी आधे से ज़्यादा लक्षण थे वो बिल्कुल बात करने से जो होते हैं ना, सामने वाली परेशानी को समझना के थ्रू वो ठीक हो गई। मतलब क्या होता है कि साइकोनाटिक थ्योरी ये बोलती है कि आपका जो ऊपर बिहेवियर है उसका कारण आप जो सोचते हैं, जो अभी आपके दिमाग में, वो नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घटित हुई हैं आपके साथ बचपन से। अगर उन चीज़ों को आपको रिकॉल करा दिया जाए, यानी आपको बता दिया जाए कि आपके जो अभी बिहेवियर है उन चीज़ों के कारण जो आपके साथ बचपन में हुई, लेकिन आपके मन ने उसको दबा दिया अंदर कहीं इतना दूर, जहाँ से आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। फिर वो जब चीज़ें जो होती है, वो मानसिक क्रियाएं, वो इमोशनल कंसर्न जब बाहर निकलते हैं, तो आपके साथ ये जो घटनाएं होती है, मानसिक घटनाएं या मानसिक विकार होते हैं, तो वो होने लगते हैं। ये सिद्धांत नैदानिक पेशे के दौरान विकसित हुआ। साइकोनाटिक थ्योरी की ऐसी थ्योरी थी जो इस पर कोई स्पेसिफिक रिसर्च नहीं थी। असल में क्या था, फ्राइड अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा था। ट्रीटमेंट के दौरान वो कई लोगों से जुड़ा, जैसे एक ब्रायर थे, कार्ल यूंग थे, और भी लोग थे, तो उनके साथ वो ट्रीटमेंट करता था। तो उस ट्रीटमेंट के दौरान उसको ऐसा लगने लगा, या उन्होंने ऐसा फैक्ट ढूंढा कि जो पेशेंट्स थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो फिजिकल नहीं है, शारीरिक तौर पे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है वो मानसिक है। ट्रीटमेंट के दौरान ही जो सिद्धांत का था या थ्योरी थी उसका जन्म हुआ।
फ्रायड जो था शुरुआत में एक ब्रायर नाम के डॉक्टर थे, उनके साथ ट्रीटमेंट करना शुरू किया। इन दोनों ने इस्तेमाल किया हिप्नोसिस यानी सम्मोहन विद्या का। सम्मोहन विद्या के थ्रू वो क्या करते थे, पेशेंट को थोड़ा डीप कॉन्शियस में ले जाते थे या एक तरह से सुला देते थे और फिर उससे बात करते थे ताकि उनके उस कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पता चले जो बचपन में हुआ था। जैसे एनओ के साथ क्या था कि परेशानी कि वो अपने पिताजी की संतान थी और पिताजी जो थे वो चाहते थे कि लड़का हो, लेकिन एना वो लड़की पैदा हो गई और इसके कारण उसको हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा। वो बाद में मतलब फेमिनिस्ट फिगर रही और उसने औरतों के लिए काफ़ी आंदोलन चलाए, बट शुरुआत में वो काफ़ी प्रॉब्लम्स के सामना रहा। जब उसके फादर बीमार पड़ गए तो उनका बहुत ज़्यादा देखभाल करने की कोशिश करी। उस दौरान उसको जो सिम्टम्स थे वो डेवलप हो गए, जैसे उल्टियाँ होना और बीमार होना और पैरालिसिस होना, मतलब लकवा तक के उसके सिम्टम्स जो थे वो डेवलप हो गए थे। उपचार करने के दौरान फ्रायड और ब्रायर को समझ में आया था कि अनेक रोगी तो सिर्फ बात करने भर से ठीक हो जाते थे, और ख़ासतौर से महिलाएं। तो इसकी जो पेशेंट थी फ्रायड की वो ज़्यादातर महिलाएं थी। फ्रायड ने आंतरिक प्रकारों को समझने के लिए मुक्त साहचर्य फ्री एसोसिएशन, इसमें क्या होता है, मुक्त साहचर्य विधि थी जिससे ठीक करना था। अब बात करनी तो बात कैसे करनी, ऐसे नॉर्मल नहीं आप बैठ के बात नहीं करते। उसमें क्या करता था वो पेशेंट्स को एक जैसे बेड पे लेटा देते थे और उसमें लाइट कम कर देते रूम में और साइड में बैठ जाते थे जहाँ से पेशेंट को वो दिखाई ना दे, और पेशेंट से कहते थे कि अब आपके जो मन में है वो बोलते रहिए। असल में इस मुक्त साहचर्य में क्या होता है कि पेशेंट जो शुरुआत में बोलता है वो ठीक है, वो बोलता है, वो ज़्यादातर वो चीज़ें रिकॉल करता है जो उसके दिमाग में उस वक्त चल रही है और वही चीज़ें बताता है जो क्या कहते हैं उसको लगता है कि उसकी इमेज को ख़राब नहीं करेगी। बट धीरे धीरे जब ये थ्योरी प्रोग्रेस करती रहती है तो पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है जब साइकोलॉजिस्ट से, तो वो अपनी कई चीज़ें ऐसी बोलने लगते हैं जो वो हो सकता था पब्लिक में नहीं बोलते। इन चीज़ों को बताने भर से जो कहते हैं ना दुख हल्का हो गया, मन हल्का हो गया, तो इस तरीके से वो जो बातें थी वो निकल कर सामने आती थी। अब इसमें साइकोलॉजिस्ट का जो रोल होता था वो ये होता था कि वो जो पेशेंट बता रहा है ऊपर का वो सरफेशियल फैक्ट, उससे जो इंटरनल फैक्ट है यानी वो कोई चीज़, वो कोई ऐसी घटना जो पेशेंट को परेशान कर रही है, वो निकाल के पेशेंट को सामने रख देता था कि देखिए आपको जो परेशान कर रही है वो ये घटना। जैसे एनओ के केस में क्या था, जो घटना उसको हमेशा परेशान करती थी वो ये थी कि उसके पिताजी एक लड़का चाहते थे और वो एक लड़की का जन्म हुआ, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में उसको जीवन भर उसकी टेंशन रही। दूसरा स्वप्न विश्लेषण, ये फ्रायड ने बहुत शुरुआत में इस्तेमाल किया था। स्वप्न विश्लेषण और त्रुटियों का विश्लेषण, फ्रायड का मानना था कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं उससे भी हम अपने जो अनकॉन्शियस माइंड है, अब जो अचेतन मन है उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम रियल लाइफ में तो उन चीज़ों को प्रकट नहीं करते, लेकिन हमारा जो दिमाग है जब हम सो जाते हैं और जब हमारे क्या होता है डिफेंसेस बनाई हुई हैं जिससे हम अपने मन को, अपने व्यवहार को बचाए रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो दुनिया में अच्छी जाए, वो सपने में प्रकट होकर आती है। त्रुटियों का विश्लेषण, त्रुटियों का विश्लेषण ऐसे था कि आप जैसे कोई चीज़ लिख रहे हैं है ना, और आपसे गलती हो गई, तो वो गलती किस तरह की है। मान लीजिए किसी पर्सन के बारे में आप बहुत अच्छा लेटर लिख रहे हैं लेकिन आपने कोई चीज़ के बारे में ख़राब लिख दी, आपने लिख दिया कि वो मतलब बेईमान किस्म का, वैसे तो सब चीज़ अच्छी लगती है उसमें आपको लगता है कि बेईमानी भी करता है इस तरीके से, फिर आप उसको काट देते हैं। तो इससे समझ में आता है कि आपका जो इंटरनल अंदर ही जो आपका मन है वो ये बोल रहा है कि जो सामने वाला इंसान है वो ख़राब है, लेकिन आप पे चूँकि थोपा जा रहा है या आप नहीं चाहते कि कोई झगड़ा हो, इसलिए आप उसके बारे में अच्छा लिख रहे हैं। तो इन त्रुटियों का विश्लेषण स्वप्न विश्लेषण के थ्रू जो फ्रायड था वो अनकॉन्शियस या अचेतन मन में जो बातें थी उनको बाहर प्रकट करने की कोशिश करते थे। लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड था वो मुक्त साहचर्य था। अब मुक्त साहचर्य के थ्रू या अपनी जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस था फ्रायड का, उसके थ्रू वो क्या चीज़ जानने की कोशिश करता था। देखिए जो फ्रायड था उसने वो 3 चीज़ें दी थी कि एक होता हमारे जो मन होता है या चेतना होती है वो 3 स्तरों की होती है। एक चेतन होता है कॉन्शियस, एक पूर्व चेतन होता है प्री कॉन्शियस और एक अचेतन होता है अनकॉन्शियस। फ्रायड ने इसको दिया था प्री कॉन्शियस, पूर्व चेतन। हालांकि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है एक सब कॉन्शियस वर्ड भी होता है, वो भी कॉन्शियस अनकॉन्शियस के बीच में माना जाता है, उसको बोलते हैं अवचेतन। उसको एग्जाम में दे दिया जाता है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि फ्रायड ने कौन सा कंसेप्ट दिया था, प्री कॉन्शियस का, सब कॉन्शियस का। तो आपको हमेशा याद रखना कि पूर्व चेतन यानी प्री कॉन्शियस का कंसेप्ट फ्रायड ने दिया था, बाकी सब कॉन्शियस वर्ड एक इस्तेमाल किया जाता है। तो चेतना के 3 स्तर थे। कॉन्शियस में जो भी चीज़ हम अभी कर रहे हैं, आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके जो चीज़ चल रही है वो कॉन्शियस में चल रही है, जो आप सुन रहे हैं सब, जो आप उसी वक्त जो सोच रहे हैं, आप इस वीडियो को देखते हुए
जो कुछ भी सोच रहे हैं या जो कुछ भी चल रहा है आपके मन में, वही कॉन्शियसनेस है। लेकिन जैसे मैंने आपको दिया कि एना हो का केस, अब एना का केस क्या, आपको एना से वर्ड से अब आप रिकॉल करेंगे एना कौन थी। अच्छा, ये फ्राइड की पहली पेशेंट थी जो उन्होंने ठीक कर दी, फ्राइड और ब्रायन ने मिलकर, और इसको किस तरह की परेशानियाँ थीं और फिर बाद में ये ठीक हो गई। तो जैसे ही आपने ये रिकॉल करने की कोशिश करी, यानी आपने याद करने की कोशिश करी, वो थी प्री कॉन्शियस की चीज़ें, जो कि आसानी से उस वक्त आपके दिमाग में नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालते हैं तो आपके मन में वो चीज़ें आने लग जाती है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स आने लगते हैं। तो वो है प्री कॉन्शियस। और फिर होता है अनकॉन्शियस यानी अचेतन, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता, जिसको सिर्फ इंटरप्रेट किया जाता है, यानी व्याख्या की जा सकती है आपके साथ क्या होगा, या आपके साथ कोई बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट जब उसको ट्रीटमेंट कर रहा हो तब वो आपके बारे में वो घटनाएं आपको याद दिला सकता है, बहुत मेहनत से या बहुत कोशिश से। तो उसको बोलते हैं अचेतन। इसमें जो चीज़ें होती हैं वो अचेतन मन में होती हैं। अब ये जो है ये आइसबर्ग है। वैसे देखा होगा ना आपने टाइटैनिक मूवी, उसमें टाइटैनिक क्या होता है कि आइसबर्ग से टकरा जाता है। तो ऐसे ये आइसबर्ग क्या होता है, इस एक तिहाई पानी के ऊपर रहता है, या एक चौथाई मान लीजिए, एक चौथाई तिहाई, बाकी वो पानी के नीचे रहता है। तो ऐसे ही होता है कि हमारे जो मन में इस वक्त चल रहा है वो हमारा बहुत ही कम हिस्सा है हमारी चेतना का, जो इसके बारे में हमें पता है, जो भी हम देख सुन रहे हैं वो, उसका थोड़ा ज़्यादा हिस्सा हमारे प्री कॉन्शियस लेवल पर, यानी वो चीज़ें जो कि हमें अभी तो याद नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, यानी हम थोड़ा जोर डालेंगे अपने दिमाग पर, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, या नॉलेज होगी, या मेमोरीज होगी, वो आपको याद आने लगी। जैसे आपसे पूछ ले कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए पिछले साल, अभी आपको दिमाग में वो नहीं चल रहा था, लेकिन अब आप याद करेंगे, अच्छा मैं वहाँ घूमने गया था, फिर मैंने वहाँ पर ये कपड़े खरीदे, या इस गाड़ी में घूमा, या इस जानवर की मैंने राइड करी। तो ये आपको प्री कॉन्शियस लेवल है। लेकिन वहाँ आपके साथ ऐसी कोई घटना हो गई जो आपको बहुत बुरी, लेकिन आपको बिल्कुल भी याद नहीं है। मान लीजिए आपकी कहीं चलते चलते चोट लग गई, या आपके कोई जंगली जानवर पीछे पड़ गया, तो वो एक डर है जिसके कारण आपको अब क्या होता है कि जंगली जानवर से डर लगता है। तो ये चीज़ें जो है अनकॉन्शियस लेवल में होती हैं। जैसे कि एक केस था लिटिल हान, यानी छोटा बच्चा था, उसका हैन नाम बताया था। असल में क्या था कि ये चूँकि ट्रीटमेंट करते थे, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि जो पेशेंट है उसकी असली आइडेंटिटी रिवील ना हो, यानी उसका असली जो नाम है वो दुनिया को ना पता चले। तो ये हमेशा सूडो नेम इस्तेमाल करते थे, यानी कुछ और नाम जो पेशेंट का असली नाम से रहता था। तो लिटिल हान एक बच्चा था, उसको डर था घोड़ों का, जिसके बारे में फ्रायड ने कहा कि एक्चुअली ये डर घोड़ों का नहीं है, ये लिटिल हान अपने पिताजी से डरता है। उसकी आदत थी, असल में उसकी आदत थी कि वो अपने जननांगों से खेलता था। उसकी माँ हमेशा उसको डराती थी कि तो ऐसे बार बार करेगा, क्योंकि पब्लिक में ऐसे खेलता था तो क्या होता था, थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता। और फिर यूरोपियन सोसाइटी, उस वक्त की जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल और दबाव रहते थे। तो उसकी माँ हमेशा बोलती थी अगर तुम इस तरीके से अपने जननांगों से खेलोगे तो तुम्हारे पिताजी उसको काट देंगे। तो उसको वो डर बैठ गया, और वो एक्चुअली जो डर था वो डर कन्वर्ट हो गया पिताजी की जगह जानवरों से, और ख़ासतौर से घोड़ों का डर। और ख़ास बात यह है कि फ्रायड ने इस बच्चे का ट्रीटमेंट कर दिया और बाद में इसका घोड़ों का डर खत्म हो गया। असल में फ्रायड की यही खूबी थी कि उसने थ्योरी सिर्फ दी नहीं थी, उनका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया था। फ्रायड ने बेसिकली जो थ्योरी दी थी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। फ्रायड के अनुसार अचेतन अमूल प्रवृत्ति को पार्श्विक अंतर्नोद का भंडार है। इसको याद कर लीजिएगा, जो अचेतन है अनकॉन्शियस लेवल, ये सबसे बड़ा जो हिस्सा है हमारा, इसी के अंदर हमारी मूल प्रवृत्ति होती है और पार्श्विक अंतर्नोद होता है, जैसे हम किसको मारना चाहते हैं। और जब तक सेक्सुअल ड्राइव के बारे में बात की थी फ्रायड ने कहा था कि सेक्स से रिलेटेड हमारे जितने भी विचार हैं जिनको दुनिया अच्छा नहीं मानती, वो हम इसमें अनकॉन्शियस या अचेतन मन के अंदर धकेल देते हैं। फिर फ्रायड ने दी थी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, एड ईगो, सुपर ईगो, एड अहम और पराहम। जो फ्रायड है उसने पर्सनैलिटी यानी हमें व्यक्तित्व की संरचना बताई, उसमें 3 चीज़ें बताई, एड, ईगो, सुपर ईगो। इसमें इड जो था, ये असल में क्या होता है कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जो भी मतलब हम करना चाहते हैं, वो होते हैं इड। इड में क्या होता है कि हमारी जो सेगमेंट फ्रायड ने कहा था कि हमारी सेक्सुअल इच्छाएं और एग्रेशन, ये दोनों चीज़ें होती हैं इसके अंदर। बेसिकली लिबिडो जब वर्ड इस्तेमाल किया था, यानी जो फ्रायड था उसका कहना था कि इंसान की जो इच्छा होती है प्लेजर प्रिंसिपल पे चलती है, और उसको जो अच्छा लगता है वो करना चाहता है। अब प्लेजर प्रिंसिपल में क्या था कि उसने जो वर्ड यूज़ किया था फ्रायड ने, वो सेक्स यूज़ किया था। और बाद में असल में इसमें क्रिटिसिज्म होता है कि इसमें वो सेक्स पे इसका सारा एम्फेसिस था। जैसे इंडिया में ओशो का क्रिटिसिज्म होता है कि वो सेक्स के बारे में बोलना चाहता था। तो
इसी तरह से फ्राइड का क्रिटिसिज्म किया जाता है। बट ओवर ए पीरियड पता चला कि जब उसने सेक्सुअल वर्ड यूज़ किया है, सेक्स वर्ड यूज़ किया, तो वो सेक्स प्रॉपर के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि हर वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो इंसान से को अच्छी लगती है। भले उसको आइसक्रीम खाना अच्छा हो तो उसको भी उसने सेक्सुअल इम्पल्स उसमें ही लिया है। जो था कि मतलब उसको सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट थे। असल में जो फ्राइड थी उसकी ज़्यादातर पेशेंट्स महिलाएं थी, और उसमें क्या होता था कि जैसे यूरोप में भी ये चलन था कि एक आदमी की 4 5 6 बीवियाँ हो जाती थी, और उसके अलावा बाहर भी बहुत सारी औरतों से उसके रिलेशन होते थे, तो अपनी वाइफ को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। तो इससे क्या होता था, औरतों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न हो जाते थे। ऐसा माना जाता है कि अगर सेक्सुअल ड्राइव हो और उसका बहुत उसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन ना निकाला जाए, तो फिर उससे क्या होता है कि हमारे मन में हमें कई तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। तो फ्राइड ने शुरुआत में जो भी थ्योरी थी वो इस तरह की थ्योरी थी कि इन महिलाओं को जो ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो सेक्सुअल प्रॉब्लम थी, और जब ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, यानी वो अपने पति के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस वगैरह में रहने लगी, और उनके हस्बैंड को भी समझ में आया और सही से रहने लगी, तो उनकी ये प्रॉब्लम जो थी वो खत्म हो गई थी। तो इसमें था, तो ईड जो है उसमें कोई भी चीज़ जो हमें अच्छी लगती है और हम करना चाहते हैं वो ईड के अंदर होती है। तुम्हारी आइसक्रीम खाने की इच्छा है, ईड के अंदर है। तुम्हें पार्टी में घूमने की इच्छा है, वो ईड के अंदर है। तुम्हारी किसी से बात करने की इच्छा है, वो ईड के अंदर है। बट ईड में क्या होता है कि हमारी इच्छाएं तो जाग जाती हैं, और मैं आपको ये बता दूं, ईड जो होता है ये इसी आइसबर्ग की तरह होता है, जिससे सबसे नीचे वाला लेवल जो है वो क्या है, अचेतन मन, अनकॉन्शियस, और ईड भी इसी अचेतन मन में रहता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर हमारे डर होते हैं। अनकॉन्शियस लेवल पे क्या होता है, हमारे डर होते हैं, हमारे वायलेंट मोटिव्स होते हैं, यानी हम जो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या किसी से लड़ना चाहते हैं, किसी से बदला लेना चाहते हैं, वो सब होता है। अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है, यानी वो सेक्सुअल इच्छाएं जो हमें एक्सेप्ट नहीं है, मतलब कि आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, और क्योंकि आपको पता है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और सोसाइटी आपके खिलाफ चली जाएगी। जो एड होता है उसके अंदर हमारी सारी बेसिक इम्पल्सेस होती हैं, जैसे सेक्स, एग्रेशन, यानी हम गुस्सा करते हैं, सेक्सुअल इच्छाएं जो होती हैं वो सारी होती हैं। बेसिकली एड कहाँ रहता है, हमारे इस अनकॉन्शियस या अचेतन मन में रहता है, तो ये इसी का हिस्सा होता है। इसमें हमारे सारे डर होते हैं, अचेतन मन में हमारे सारे डर होते हैं, वॉलेंट मोटिव्स होते हैं, जैसे किसी से बदला लेना चाहते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो सब रहते हैं। बट आप वो सब कर नहीं पाते दुनिया में, क्योंकि उसके रिपरकशन होते हैं, या आपको उसकी सज़ा मिल सकती है, फिर आप उसको दबा देते हैं। फिर होती है अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स, जो सेक्स करने की इच्छा वगैरह रहती है, जो कि ज़्यादातर इसका सब्जेक्ट था। इरेशनल विशेज़, यानी कुछ भी ऐसी इच्छा है जो जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, है ना। इमोरल अर्जेस, अनैतिक हमारी इच्छाएँ, जैसे आप ड्रग्स लेना चाहते हैं या नैतिक है। शेमफुल एक्सपीरियंसेस, या ऐसे कोई भी ये हमारे क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस जिसमें हमें शर्म आई हो, हमें लगा हो यार कैसे भी हमने बेवकूफ़ी कर दी लोगों के सामने, अच्छा नहीं लगेगा। सेल्फिश नीड्स, या ऐसी चीज़ें जो आप मतलब स्वार्थी जो आपकी इच्छाएं हैं, वो सब अनकॉन्शियस लेवल में रहती हैं। और एड जो होता है वो इसी में रहता है। इसमें दो तरह की इच्छा होती हैं, एक सेक्सुअल इच्छा और एक एग्रेशन की इच्छा, यानी किसी को मार फोड़ देने की इच्छा, या सेक्स यानी प्लेजर प्रिंसिपल, यानी कुछ अच्छा करने की इच्छा, या कोई ऐसी चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती हो। और एड जो होता है वो हमेशा कोशिश में रहता है कि जो आपकी इच्छा है वो उसी वक्त पूरी हो जाए। जैसे आपकी मान लीजिए कहीं पर आइसक्रीम खाने की इच्छा है, आपने आइसक्रीम देखी, सर्दी का मौसम है और आपका नहीं नहीं खा लेता हूँ, तो ये ईड की इच्छा है। अगर आपकी पार्टी जाने की इच्छा है या आपके दोस्तों से बात करने की इच्छा है, आप जो करना चाहते हैं ना उस वक्त, वो ईड के अंदर रहता है। अब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि सर्दी के अंदर आइसक्रीम खाई जाए, लेकिन चला दी लोगों ने। एक बार ये एडवर्टाइज 2008 में ये एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ था, 2008 से पहले नहीं था। मैं ये न्यूज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रिंट किया गया था उस वक्त की, सर्दियों में इच्छा चलती है आइसक्रीम खाने की, और उसको हर साल क्या रिपीट कर देते हैं न्यूज़ पेपर वीडियो, और लोग है ना खा रहे हैं, सर्दियों के अंदर आइसक्रीम खा रहे हैं, जिसके कारण उनको साइनस वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देखेंगे कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। शुरुआत में तो होती नहीं है, फिर धीरे 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 डेवलप होती है। अब ये जो होती है ये अचेतन मन के लेवल पर एड जो होता है वो ऑपरेट करता है, यानी आपको बताता रहता है कि ये करना है। आपको ऊपर से नहीं पता चला, आपको देख लग रहा है कि किसी चीज़ को देखकर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन कभी समझ में नहीं आता ना गुस्सा क्यों आ रहा था, वो एड जो होता है वही इसको देखता है। ये जो तीनों तत्व होते हैं वो अचेतन में ऊर्जा के स्वरूप में होते हैं, यानी जो होते हैं एनर्जी फॉर्म है। ऐसा नहीं कोई ऐसा कोई फिजिकल पॉइंट है आपके दिमाग में कि एड है, ये ईगो है, या आपकी ऊर्जा की तरफ। ऊर्जा का क्या मतलब होता है, इसमें जो होता है एक ऊर्जा से बस बताने की चीज़ है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें होती हैं, बट इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यानी दुनिया में ये आपके दिमाग असल में उपस्थित नहीं है, लेकिन आपके दिमाग के ये हिस्से हैं, और इनके बारे में लोगों के द्वारा किए गए व्यवहार के तरीकों से अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये एड है।
ईगो। ईगो क्या होता है, जैसे आपका मैनेजर है, आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी जो सोचने की क्षमता है, यानी आपके चेतन अचेतन मन है जो है उसका जो मैनेजर है, ये एक ईगो, इसको मैनेजर भी कहा जाता है। तो ये क्या डिसाइड करता है कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है। एट से क्या इच्छा आएगी कि हम वाले अरे यार चलो इस लड़की से बात कर लेते हैं, ईगो बताएगा देखो भैया पढ़ाई कर लो, है ना, तुम्हारा एग्ज़ाम है, अगर तुम पास नहीं हो तो लड़की तुम्हें लात मार के चली जाएगी। तो ये है ईगो। तो ईगो बोलता है कि इस वक्त आप पढ़ाई करिए। अब आपकी सर्दियों में आइसक्रीम खाने की इच्छा है, ईगो बताता है कि बोले देखो ये ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं और इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों पर ज़बरदस्ती इस तरह के व्यवहार को थोपा जा रहा है जो उनको नहीं करना चाहिए। और आपको बताता है कि देखो सर्दियों में जब आप आइसक्रीम खाएंगे तो आपको इससे बहुत सारी जो है फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, भले अभी नहीं हो, जैसे जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम नॉर्मल बढ़ती है, साइनस की प्रॉब्लम बढ़ती है, और ओवर ए पीरियड और कई तरह की बीमारियां आपको जन्म ले सकती है। तो अभी आइसक्रीम मत खाओ। आपकी वो क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई वीडियो देखी, इच्छा हुई एक्सरसाइज करने की, तो ईगो आपको बताएगा ठीक है एक्सरसाइज करने का टाइम सुबह, हम सुबह चलेंगे, प्रॉपर उसका वार्म अप करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये नहीं कि जाते सीधे सीधे डंबल मारने लगे, आपके क्या होगा, कुछ ना कुछ टीयर वियर हो जाएगा आपकी मसल्स में। तो इस तरह से ये होता है, ये आपका मैनेजर होता है ईगो, जो आपको बताता है कि कौन सा काम किस वक्त सही करना ज़रूरी, मतलब किस सिचुएशन में करना सही है। और ये हमारे जो चेतन मन है उसके अंदर रहता है, इसलिए ईगो सबसे ऊपर है। फिर सुपर ईगो, ये प्री कॉन्शियस लेवल पे होता है, यानी पूर्व चेतन मन के स्तर पे होता है सुपर ईगो। इसको बोलते हैं पराहम। पराहम में वो सारी नैतिक और कि दार्शनिक व्यवहार होते हैं जो आपको बताते हैं कि देखिए किस चीज़ को करने से हमें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, जिसको करने से आप एक पूर्ण इंसान के रूप में व्यक्त होने लगेंगे, तो वो सुपर ईगो है। सुपर ईगो में बेसिकली आप कह सकते हैं हमारा नैतिक जो ऊर्जा है वो सुपर ईगो में रहती है। कि आइसक्रीम ये ठीक है कि मान लीजिए कि आइसक्रीम, मान लीजिए गर्मियों का मौसम है, आपको ईट की इच्छा करी आइसक्रीम खाना, ईगो कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक है चलो, गर्मी में आइसक्रीम खाने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सुपर ईगो कहेगा नहीं, अभी देखो अभी हमारे घर में पूजा चल रही है, इस वक्त मत खाओ, जब पूजा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद खा लो। इससे क्या होगा, आपका व्यवहार एक लेवल ऊपर चला गया। जबकि कोई परेशानी नहीं है, गर्मी में आप आइसक्रीम खा सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए घर में पूजा चल रही है और पूजा हो रही है कि बोले ये रहता है ना कि पूजा हो रही है अभी कुछ खाना पीना मत, आधा घंटे बाद खा लेना, तो वो सुपर ईगो से ही आती है। इसमें जा रही है हमारी धार्मिक, है ना, दार्शनिक, नैतिक जो होता है कंट्रोल, सुपर ईगो करता है कि इच्छा करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको और किस वक्त करेंगे ताकि आपकी जो व्यवहार है वो ऊंचे लेवल पे जाए। तो एक थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। ये व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति ऊर्जा का स्रोत होता है। इसका संबंध व्यक्ति की आदिम आवश्यकताओं, कामेच्छाओं और आक्रामक आवेगों की तत्कालिक पुष्टि से होता है कि इड में जो भी आई वो तो अभी करना ही चाहता है बस। उसका अगर मान लीजिए आपको आईफोन पसंद है, दुकान पर देखा आपने, अभी खरीद लो उसको, पता चला 1,40,000 का है, बोले यार थोड़ा रुक जा, कहाँ से लेगा, तो चोरी कर लो, इड ये से कहेगा। ईगो समझाएगा, यानी अहम हमें समझाएगा नहीं नहीं देखो चोरी करना गलत है, तू जेल चला जाएगा, फ़ोन भी चला जाएगा, तू भी जेल चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मान लीजिए जेल नहीं भी गया तो वकीलों पे इससे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे जितने का ये फ़ोन नहीं है। जैसे चोरी नहीं करना, ठीक है, हम देखते हैं फ़ोन लेकर आएंगे। अब फ़ोन लाने के लिए हम तरीके ढूंढेंगे, जैसे हमारे EMI पे फ़ोन लेना या कोई दूसरा फ़ोन ले लेना कि देखो आईफोन सिर्फ नाम का है, आप कोई अच्छा 30-40 हज़ार का फ़ोन ले लीजिए, वो भी उतना ही अच्छा काम करता है, कोई ज़रूरी नहीं ज़्यादा परेशान हो। अब पराम होगा, जो नैतिक शाखा होगी वो तो ये कहेगी देखो चोरी करना तो बिल्कुल ही पाप है, करनी ही नहीं है, तो ये पराम का हिस्सा है। और इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है कि आदिम आवश्यकताओं, कामेच्छाओं, आक्रामक आवेगों, तात्कालिक, ये किस जो ऊर्जा क्षेत्र है, स्ट्रक्चर का जो तत्व है पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का, वो सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग किस में रहती है। तो ये आपको याद कर लेना है। ये सुखेप्सा सिद्धांत यानी प्लेजर प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इस सुखेप्सा सिद्धांत को क्या था कि जो था फ्राइड, उसने लिबिडो नाम दिया था, जिसका एक्चुअली मतलब होता है इंग्लिश में हम देखें तो सेक्स। इसी के कारण बाद में ओवर ए पीरियड जो थी फ्राइड की थोड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई कि उसने हर चीज़ को सेक्स में या एग्रेशन दो ही हिस्सों में बांट रखा है, तो ये कंट्रोवर्सी हुई। जो फ्राइड की बेटी थी, इनफैक्ट उसने भी थोड़ा सा फ्राइड को क्रिटिसाइज़ किया कि जो वो पर्सनैलिटी के बारे में बताना है फ्राइड, तो उसने महिलाओं को तो बहुत ही निम्न स्तर पर रख दिया है। जो फ्राइड की बेटी थी उसने ये क्रिटिसाइज किया था कि महिलाएं तो
मतलब फ्राइड ने जो अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी वो ज़्यादातर महिलाओं के आसपास या महिलाओं को ट्रीटमेंट के दौरान ही दी थी। तो उसमें थ्योरी में ये था कि महिलाएं बस सेक्स कर ले तो वो ठीक हो जाएंगी। तो उनकी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को सेक्सुअल उससे माना था, जिसको फ्राइड की बेटी ने फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था और उसमें सही किया था कि नहीं, महिलाएं क्या है, एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहती हैं, वो अपनी परेशानी से दूर करना चाहती हैं और सेक्स सिंपल नहीं है, बल्कि अगर उनकी दुनिया में वो चाहती है कि उनका जो एग्जिस्टेंस है उसका भी कोई पर्पज़ हो, उद्देश्य हो। यानी वो जो दुनिया में ऐसे नहीं है कि एक कोई नॉर्मल फिगर या इस तरीके से बनकर आती है, बल्कि वो दुनिया में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन भी देना चाहती हैं। अहम इसका विकास ईंट से ही होता है। जो ये सारे परामे जैसे अहम परामे ईंट से ही निकलता है, इसका विकास ईंट से होता है और ये व्यक्ति की मूल प्राकृतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि वास्तविकता के धरातल पर करता है। मतलब कि जैसे आपकी इच्छा, जैसे मैंने बताया ना कि मान लीजिए कोई लड़की है, आपकी इच्छा होगी कि आप उससे बात कर लेते हैं, ये आपको बताएंगे नहीं, पढ़ाई कर लो पहले, है ना, अच्छा अच्छा घर बना लो, तो बात करोगे तो फ़ायदा है, नहीं तो कल को वैसे भी चली जाएगी, आपको लपड़ और मार दी। तो ये अहम है। ये वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है और प्राय एड को व्यवहार करने के उपयुक्त तरीकों की तरफ निर्देशित करता है कि आपको कोई व्यवहार करना है तो किस सिचुएशन में करना है। फिर पराहा में सुपर ईगो, ये मानसिक प्रक्रियाओं की नैतिक शाखा के रूप में जाना जाता है। ये एड और अहम को बताता है कि किसी विशेष अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है अथवा नहीं। सामाजिकरण, ये सोशलाइजेशन के थ्रू डेवलप होता है, ये हमारे अचेतन मन के थ्रू ही डेवलप हो जाते हैं। बट ये सोशलाइजेशन यानी हम जो परिवार से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, उसके थ्रू ये डेवलप होता है कि प्रक्रिया में प्रत्येक प्राधिकार के आंतरिकरण द्वारा परहम ईड को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। यानी गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाने में कोई परेशानी नहीं है, ये ईड बताता है आइसक्रीम खाना, ईगो बताता है कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पराम कहता है कि रुक जाओ, अभी ये नैतिक नहीं है और थोड़ी देर बाद हम खा लेंगे। फ्राइड के अनुसार ईड के दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति शक्तियों से ऊर्जा प्राप्त होती है, एक जीवन प्रवृत्ति लाइफ स्टेक, एक मुर्मूषा या मृत्यु प्रवृत्ति या डेथ स्टेक। ये लाइफ स्टेक जो था लिबिडो था, तो और लिबिडो को जो है अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो सेक्स है, इस कारण से इसका फ्राइड का क्रिटिसिज्म होता है और कोई कारण नहीं है। मूल प्रवृत्ति जीवन शक्ति को ईड हो गए, ईड को ऊर्जा प्रदान करती है और काम शक्ति लिबिडो कहलाती है। तो ये सबसे ये स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी था, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा आप। एड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीन पर्सनैलिटी की स्ट्रक्चर है। इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी सेक्सुअल इम्पल्सेस और एग्रेशन कहाँ होता है, जो ये है आवश्यकता, कामेच्छा और आक्रामक एड में होते हैं। वास्तविक धरातल अहम होता है, नैतिक धरातल या नैतिक शाखा परहम होती है। तो इसको आप इस तरीके से याद कर लीजिए। और चेतना के स्तर तीन होते हैं, चेतन और फ्राइड के अकॉर्डिंग प्री कॉन्शियस, वैसे सबकॉन्शियस बोलते हैं सेकंड लेवल को, लेकिन फ्राइड ने प्री कॉन्शियस देता है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और तीसरा अचेतन अनकॉन्शियस। तो इसके साथ ही ये जो आज का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हम और लेकर आएंगे पर्सनैलिटी। अब सिगमंड फ्राइड सबसे बड़ा टॉपिक है, इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं होगा और कई चीज़ें हैं, कई रिसर्चेस के बारे में हम बात करेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये आपको बहुत मदद करेगा, आपको खुद को समझने में प्लस आपको एग्ज़ाम में मार्क्स लाने में। थैंक यू।